guys, welcome back to my channel Pharma Learning with Deepika. I hope you all are doing great. So without wasting your time, let's start a new video on inventory control. So in this video we will cover the definition of inventory control, objective and factors affecting inventory control. For my previous videos on drugstore management and inventory control system, you can check the link in the description box, so you can click on the I button also. Let's talk about the inventory control. सो वेबस्टर के अकॉर्डिंग इन्वेंट्री क्या होता है कि गुड्स की क्वांटिटी जो आपके हैंड में है, गुड्स या फिर मटेरियल की क्वांटिटी जो आपके इन हैंड है, दैट इज़ द इन्वेंट्री. और ऐसे गुड्स और द मटेरियल जो कि बहुत ज़्यादा असेंशियल होते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जैसे कि हॉस्पिटल की बात की जाए या इंडस्ट्री की बात की जाए या फिर प्राइवेट इंटरप्राइजेस की बात की जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की बात की जाए, तो गुड्स और मटेरियल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि उसके बिना कुछ भी प्रोसेस का फ्लो नहीं हो सकता अगर आपके पास में मटेरियल की जो क्वान्टिटी है वो मेनटेन नहीं है. तो अब अगर इन्वेंट्री कंट्रोल बोला जाए तो इन्वेंट्री कंट्रोल बेसिकली ऐसी मेथड होती है जिसमें कि आप वो स्टॉक को मेंटेन करके रखते हो एट विच द परचेजिंग एंड स्टॉकिंग कॉस्ट आर एट द लोवेस्ट पॉसिबल विदाउट इंटरफेरेंस विद द सप्लाई. तो सप्लाई में कुछ भी इंटरफेरेंस के बिना आप लोवेस्ट पॉसिबल कॉस्ट में उस मटेरियल को परचेज करते हो और उस परचेजिंग को या उस मटेरियल को उन गुड्स को आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें स्टॉक को मेंटेन करके रखना. तो दैट इज़ द इन्वेंट्री कंट्रोल. सो ये आपका बैलेंस जो रहता है बिटवीन द टू मेंटेन करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके पास में कितना स्टॉक है और कितना आपको लेके आना है. तो इन दोनों के बीच में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन्वेंट्री कंट्रोल. So if the item like drugs are purchased in the large quantity, the supply can be made easily and immediately. So this risk of out of stock is avoided. तो जो भी ड्रग वगैरह मटेरियल आप परचेज करते हो वो मैक्सिमम लेवल तक आपको परचेज करनी होती है ताकि कि आपका जो फ्लो हो मटेरियल का वो मेंटेन रह सके, कभी भी ऐसी आउट ऑफ स्टॉक वाली सिचुएशन ना बने. So the amount to the locking up of the money which would have been spent more gainfully in some other ways. So a large stock will also imply a large storing space and will require a staff to store and handle the various item. तो ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा आइटम जो रहेगा आप उसको स्टोर करके रख लो, उस पर मतलब कि अपनी मनी को एक तरीके से लॉक कर लो और फिर उसके बाद में आपको नुकसान हो जाए उस चीज़ से. तो लार्ज अगर आप मटेरियल बहुत ही मैक्सिमम से भी ज़्यादा अमाउंट में अगर आप स्टोर करके रख लेते हो तो आपको उसको स्टोर करने के लिए लार्ज स्टोरेज स्पेस भी चाहिए. फिर उसके बाद में आपको स्टाफ भी चाहिए जो उसको पर्टिकुलर जो स्टोरिंग है उसको मेंटेन करके रख सके और उन आइटम्स को हैंडल करके रख सके. तो ये सारी दिक्कतें आती हैं. So there is the danger of the drug not being utilized before the date of expiry or proliferage of the stock, lost some sight and not being utilized better and cheaper substitute available. तो इसके लिए क्या होता है कि अब ऑब्वियस सी बात है कि आपने बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में अगर स्टोर करके रख लिया तो उस मटेरियल की एक्सपायरी डेट भी आ सकती है, इससे कि आपके सारा जो भी मटेरियल है उसको फेंकना पड़ सकता है. तो ये चीज़ को अवॉइड करना है. तो आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन भी ना बने और आपको मटेरियल को फेंकना भी ना पड़े. तो ये बेसिकली होता है इन्वेंट्री कंट्रोल. तो इस तरीके से आपको आपके आइटम कितना आपको रखना है उसके हिसाब से आपको कंट्रोल करके रखना होता है. तो इसमें डिफरेंट टाइप्स के इन्वेंट्री होते हैं जिसमें कि रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोसेस, रेडी मेड कंपोनेंट्स, स्क्रैप्स हो गए, फिनिश गुड्स हो गए. तो रीज़न क्या होता है फॉर होल्डिंग द इन्वेंट्री. तो अगर रॉ मटेरियल की बात की जाए तो टू रीप द प्राइस एडवांटेज अवेलेबल ऑन सीजनल रॉ मटेरियल. तो रॉ मटेरियल जब भी आप परचेज करते हो तो आपको स्टॉक करके रखना पड़ता है. तो बेसिकली सीजनल रॉ मटेरियल, तो सीजनल अगर आप परचेज करके रखते हो रॉ मटेरियल को तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको वो चीप प्राइस में मिल जाएगा. तो ऐसे आपको ख़रीद के रखना है उस मटेरियल को. फिर वर्क इन प्रोग्रेस, तो उस जब वर्क इन प्रोग्रेस चलता है तो प्रोडक्शन फ्लो बना रहे उसके लिए आपको रॉ मटेरियल का बैलेंस जो है वो बना के रखना पड़ेगा. फिर रेडीमेड कंपोनेंट्स कुछ अवेलेबल होते हैं. तो रेडीमेड कंपोनेंट्स अगर अवेलेबल है तो अगर अवेलेबल ही है तो उसके लिए आपको रादर आप बनाने के बजाय उस रेडीमेड रॉ कंपोनेंट्स को ही खरीद के आपका इन्वेंट्री को मेंटेन कर सकते हो. फिर स्क्रैप्स वगैरह तो ये दे आर डिस्पोजेबल ऑफ इन बल्क.
फिर अगर फिनिश्ड गुड्स की बात की जाए तो लाइंग इन स्टॉक रूम्स एंड वेटिंग डिस्पैचेस। तो ऐसे आपको रखना है कि आपका मतलब कि जो फिनिश गुड भी रहेगा तो फिनिश गुड भी आपको मैक्सिमम जितना लेवल रहता है उतने लेवल पे आपको रखना है। मिनिमम लेवल जब तक आने वाला रहे तब तक आपका फिर फिनिश गुड का भी स्टॉक बचा हुआ रहना चाहिए। So it is generally acceptable that total yearly carrying cost on the inventory is 20 to 25%. तो yearly जो inventory का cost होता है वो 20 to 25% होता है. So thus inventory control has the objective of maintaining the optimum stock, neither excessive nor likely to be exhausted. तो यही मैंने बताया आपको कि minimum level और maximum level दो level आप fit कर सकते हैं. तो minimum level और maximum level जो रहता है तो minimum level आ जाता है मैक्सिमम लेवल तक तो आपको स्टोर करके रखना है और मिनिमम लेवल जब आ जाता है तब आपको वापस से रिस्टॉक कर लेना है ताकि कि आपका जो आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन है वो ना बने। सो फॉलोइंग आर द वेरियस मेथड टू स्टोर द आइटम बेस्ड ऑन देयर कॉस्ट एंड यूटिलिटी। तो ये जो मेथड्स हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। पहले अपन देखते हैं इसके कि ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल के। अगर इन्वेंट्री कंट्रोल आप करके रखते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि जो भी अनफोर्सिन फ्यूचर डिमांड होता है ड्यू टू द वेरिएशन इन फोरकास्ट फिगर एंड एक्चुअल फिगर्स तो उसको आप मीट कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर इन्वेंट्री कंट्रोल करके रखा हुआ है। उसके बाद में आउट डिमांड फ्लक्चुएशंस ड्यू टू द सीजनल और द साइकिल वेरिएशंस तो उसका एक एवरेज आप बना के रख सकते हो। फिर उसके बाद में कस्टमर की रिक्वायरमेंट को आप टाइमली, इफेक्टिवली, एफिशिएंटली, स्मूथली एंड सेटिस्फैक्टरीली मीट कर सकते हो। उसके बाद में जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसको स्मूदन कर सकते हो। इसके बाद में जो भी इंटरमीडिएट प्रोडक्शंस ऑफ सेवरल प्रोडक्ट्स ऑन द सेम फैसिलिटी तो उसको फैसिलिटेट कर सकते हो। फिर इकोनॉमी ऑफ प्रोडक्शंस और द परचेज इन लॉट्स उसको गेन आप कर सकते हो। उसके बाद में ड्यू टू द चेंज इन द प्राइस जो इन्वेंट्री आइटम का जो लॉस होता है उसको आप रिड्यूस कर सकते हो अगर आपने प्रॉपर इन्वेंट्री को मेंटेन करके रखा हुआ है। देन यू मीट द टाइम लैग फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गुड। देन जो भी क्योंकि देखो अगर आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन आ जाएगी तो जो ट्रांसपोर्टेशन करना है आपको फिनिश्ड गुड का वो प्रॉपरली टाइमिंग पे नहीं हो पाता है तो टाइम लैग हो सकता है। तो टाइम लैगिंग ना हो तो उसको मीट करने के लिए आपको इन्वेंट्री कंट्रोल को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। Then to meet the technological constraint of the production and the process, then to balance various cost of inventory such as order cost or setup cost and inventory carrying cost, तो इसको आप प्रॉपरली बैलेंस कर सकते हो अगर आपने इन्वेंट्री को कंट्रोल करके रखा हुआ है तो। टू बैलेंस द स्टॉक आउट cost, opportunity cost due to the loss of sales against the cost of the inventory, to minimize the losses due to the deterioration, ऑब्सोलेंस, डैमेज और पेलिफिडेज। तो इसकी जो भी डिटोरेशन वगैरह की कंडीशन आती है जिसमें कि आप अगर बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टॉक करके रख लेते हो किसी भी सामान को तो एक्सपायरी डेट आ जाती है और आपको फेंकना पड़ता है। तो इसको लॉस से बचने के लिए भी आप इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हो। तो इन्वेंट्री कंट्रोल अगर आप करोगे ऑब्वियस सी बात है तो आपका लॉसेस होने के चांसेस जो रहते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। देन to stabilize the employment and improve the lab over relations by inventory of the human resources and the machine efforts। तो मशीन्स के एफर्ट्स और ह्यूमन का जो एफर्ट्स है उसको भी आप स्टेबलाइज कर सकते हो। देन अब बात करते हैं फैक्टर्स की जो अफेक्ट करते हैं इन्वेंट्री कंट्रोल को। तो दैट इज़ तीन बेसिकली टाइप ऑफ प्रोडक्ट होता है और टाइप ऑफ मैन्युफैक्चर और वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। तो टाइप ऑफ प्रोडक्ट में किस टाइप के प्रोडक्ट्स जो हैं आपको चाहिए है उसके ऊपर डिपेंड करता है इन्वेंट्री कंट्रोल। फिर कौन सा मैन्युफैक्चरर है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। फिर प्रोडक्शन का वॉल्यूम कितना है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो टाइप ऑफ इन्वेंट्री कॉस्ट की बात करते हैं तो उसमें टाइप्स में सबसे पहले चीज़ें आती है ऑर्डरिंग कॉस्ट या जिसको बोलते हैं अपन परचेजिंग कॉस्ट। तो ये आपका जो भी आइटम आप ऑर्डर कर रहे हो या सिक्योरिंग इट सप्लाई तो उसकी जो कॉस्ट होती है उसकी बात आती है। दैट इज़ द ऑर्डरिंग और परचेजिंग कॉस्ट जिसमें कि आपके एक्सपेंसेस फ्रॉम राइजिंग द इंटेंट इंक्लूड होते हैं। फिर परचेज रिक्विजिशन बाय द यूज़र डिपार्टमेंट टिल द एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर। देन रिसिप्ट एंड इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल। तो ये सारी चीज़ें आपकी इसमें इंक्लूड होती है। कितने एक्सपेंसेस होते हैं, परचेज रिक्विजिशंस बाय द यूज़र कितने आ रहे हैं,
और रिसिप्ट एंड द इंस्पेक्शन ऑफ द मटेरियल। देन नेक्स्ट जो होता है दैट इज़ द इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट। एक तो परचेजिंग कॉस्ट हो गया, फिर इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट होता है। तो इन्वेंट्री कैरिंग कॉस्ट और होल्डिंग कॉस्ट, तो दिस कॉस्ट इंक्लूड फॉर होल्डिंग द वॉल्यूम ऑफ द इन्वेंट्री एंड मेजर्ड एज द परसेंटेज ऑफ द यूनिट कॉस्ट एट एन आइटम। तो हर एक आइटम की यूनिट कॉस्ट कितनी है उसके अकॉर्डिंग आपके जो इन्वेंट्री का वॉल्यूम है वो आपको मेंटेन करके रखना है, जिसमें कि क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, कैपिटल कॉस्ट इंक्लूड होता है, ऑब्सोलेंस कॉस्ट इंक्लूड होता है, डिट्रेशन कॉस्ट, टैक्सेस ऑन इन्वेंट्री, इंश्योरेंस कॉस्ट, शॉर्टेज एंड हैंडलिंग कॉस्ट, तो सारे कॉस्ट उसमें इंक्लूड होते हैं। फिर आउट ऑफ स्टॉक एंड द शॉर्टेज कॉस्ट। सो इट इज़ द लॉस विच अकर और विच में अकर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। तो आउट ऑफ स्टॉक वाली कंडीशन या शॉर्टेज और कॉस्ट वाली कंडीशन कब आती है, जब आपके पास में मटेरियल अवेलेबल नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इट इज़ द लॉस विच अकर ड्यू टू द नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल। सो इसमें आपका ब्रेक डाउन या डिले इन प्रोडक्शन हो सकता है, फिर बैक ऑर्डरिंग हो सकती है, लॉस्ट सेल्स हो सकते हैं, लॉस ऑफ सर्विसेज टू द कस्टमर, लॉस ऑफ गुडविल, लॉस ड्यू टू द लैगिंग बिहाइंड द कॉम्पिटिटर। तो आप कॉम्पिटिटर से लैग कर सकते हो, आपकी गुडविल ख़राब हो सकती है, कस्टमर जो है आप पे जो विश्वास करते हैं वो टूट सकता है। तो शॉर्टेज और आउट ऑफ स्टॉक की कंडीशन में ये हो सकता है। देन अदर कॉस्ट में आ जाता है आपका कैपेसिटी कॉस्ट, ओवर टाइम पेमेंट, ले ऑफ एंड नीडल टाइम, सेटअप कॉस्ट हो सकता है जिसमें कि मशीन सेटअप, स्टार्टअप, स्क्रैप जनरेटेड फ्रॉम गेटिंग अ प्रोडक्शन रन स्टार्टेड, ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट हो सकती है। तो अदर कॉस्ट में सारी चीज़ें इंक्लूड हो सकती है, जिसमें कि अगर कोई ओवर टाइम करा तो उसको आपको देना है, फिर उसके बाद में मशीन में कुछ प्रॉब्लम आ गई है तो वहाँ पर आपका पैसा लगना है, ओवर स्टॉकिंग कॉस्ट हो सकता है, क्योंकि ओवर स्टॉक अगर आप करते हो तो उसमें आपको मैन भी लगता है और जगह भी लगती है, तो उसका भी कॉस्ट है। तो दीज आर द कॉस्टेज विच इंक्लूड। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में अपन जो इन्वेंट्री है उसको कंट्रोल करने के लिए कौन सी मेथड्स अपन यूज़ करते हैं उसके बारे में देखेंगे। That's all for today. Thank you for watching. I hope you are liking my videos. If you like my videos, then subscribe to my channel and share my videos as much as you can with your friends and family members. Stay safe and healthy. Bye bye. Take care.